नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट नॉलेज में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के बारे में। और दोस्तों, इस इंडिकेटर के ऊपर अपनी वीडियो सीरीज़ में पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जो कि इसका पहला पार्ट है, जिसमें मैंने बताया था कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर का यूज़ करके आप किस तरह से किसी भी स्टॉक में पोजीशनल ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग का डिसीज़न ले सकते हैं। और दोस्तों, पिछले वीडियो में समय की कमी के कारण हम कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन हमारा अधूरा रह गया था इसी इंडिकेटर के बारे में, जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने पिछले वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर का यूज़ करके कैसे हम किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या फिर पोजीशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर का यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एडी इंडिकेटर का यूज़ करके हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि स्टॉक का करंट ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, और उसमें रिवर्सल के क्या चांसेस हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि एडी इंडिकेटर की क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कि क्या सीमाएं हैं, और किन कंडीशंस में एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर हमें फॉल्स सिग्नल दे सकता है, यानी कि उसके द्वारा दी जाने वाली रीडिंग चार्ट पे हमें गलत इंडिकेशन दे सकती हैं। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडी इंडिकेटर का यूज़ करके हम किसी भी स्टॉक के ट्रेंड का कैसे पता लगाते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या फिर कितना वीक ट्रेंड है। तो दोस्तों, यदि स्टॉक का प्राइस बढ़ने के साथ साथ एडी इंडिकेटर भी उसी के कंपैरिजन में तेज़ी से बढ़ता है, तो स्टॉक का वो ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी तरह यदि स्टॉक के गिरने के साथ साथ एडी इंडिकेटर भी उसी के साथ उसी तेज़ी से गिरता है, तो स्टॉक का वो डाउन ट्रेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। परंतु दोस्तों, यदि स्टॉक का प्राइस बढ़ने के साथ साथ एडी इंडिकेटर उतनी तेज़ी से ऊपर की दिशा में नहीं बढ़ता, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक का जो करंट अप ट्रेंड है वो काफ़ी वीक है और उसमें रिवर्सल की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसी तरह से दोस्तों, यदि स्टॉक गिरने के साथ साथ एडी इंडिकेटर ज़्यादा नहीं गिरता या बहुत तेज़ी से नहीं गिरता, तो हम ये मानते हैं कि स्टॉक का करंट डाउन ट्रेंड बहुत ही वीक है या फिर इसमें बहुत जल्दी रिवर्सल हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और उसका एडी इंडिकेटर का ग्राफ गिर रहा है, तो वहाँ पर इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है कि आने वाले फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है और वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है। इसी तरह से दोस्तों, यदि किसी स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर गिर रहा है और उसका एडी इंडिकेटर का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पर इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ये डाउन ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और आने वाले फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इन दोनों ही डाइवर्जेंस की कंडीशन में एडी इंडिकेटर हमें बहुत पहले ही बता सकता है या बता देता है कि आने वाले फ्यूचर में स्टॉक का करंट ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों, इस डाइवर्जेंस की सहायता से हमें स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, और एडी इंडिकेटर के डाइवर्जेंस और चार्ट पे बनने वाले रिवर्सल के कैंडल स्टिक पैटर्न्स के द्वारा हम बहुत ही आसानी से इसके द्वारा स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो बातें हमने अभी तक इस वीडियो में
थियोरेटिकली डिस्कस करी हैं, हम उनको चार्ट पे भी समझ लेते हैं, जिससे कि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इस कॉन्सेप्ट को हमें प्रैक्टिकल वे में अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है उसको समझने में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से चलते हैं चार्ट्स पे। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बजाज ऑटो का चार्ट और आज है दिनांक 12 मई 2021 और हमने जो टाइम फ्रेम इस चार्ट में सेलेक्ट किया हुआ है वो है डेली चार्ट। तो दोस्तों, इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब बजाज ऑटो के स्टॉक ने 4000 या फिर 4100 रुपये के लेवल को इस जगह पर टेस्ट किया या फिर उसको ब्रेक किया, तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर में सडन जंप आया और ये ऊपर की तरफ बहुत ही तेज़ी से मूव हुआ, जो कि आप अपने चार्ट पे इस एरिया में देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे एडी इंडिकेटर भी ऊपर की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि जब प्राइस ने इस एरिया में बहुत तेज़ी से 3750 से 4100 रुपये के लेवल की तरफ बहुत तेज़ी से मूव किया, उसी समय एडी इंडिकेटर ने भी ऊपर की तरफ बहुत ही तेज़ी से मूव किया। तो दोस्तों, इस चार्ट को देखकर हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये अप ट्रेंड यानी कि बजाज ऑटो का अप ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड आने वाले फ्यूचर में भी कंटिन्यू रह सकता है, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। अब दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे BPCL का डेली चार्ट आ चुका है और आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जब स्टॉक का प्राइस 350 रुपये से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, यानी 350 से 475 रुपये की लेवल की तरफ, उस समय यहाँ पर एडी इंडिकेटर की लाइन एक फ्लैट लाइन की तरह ही ट्रेड कर रही थी, यानी कि एक पैरेलल लाइन की तरह ही ट्रेड कर रही थी। यानी कि स्टॉक का प्राइस तो ऊपर जा रहा था परंतु एडी इंडिकेटर की लाइन ऊपर की तरफ नहीं जा रही थी। इससे हमें यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन मिल गया था कि स्टॉक का जो करंट अप ट्रेंड है ये एक वीक अप ट्रेंड है और देर सवेर ये अप ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और आपने इस एरिया में क्लियरली देखा दोस्तों, यानी कि 475 रुपये के लेवल के आसपास, कि यहाँ से एक हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई और स्टॉक 400 रुपये के लेवल तक आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 400 से 450-60 रुपये के आसपास के लेवल तक भी अब स्टॉक ने दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, परंतु यहाँ पर फिर भी एडी इंडिकेटर की लाइन ऊपर की तरफ उतनी तेज़ी से नहीं जा रही है जितना कि स्टॉक का प्राइस जा रहा है। तो दोस्तों, इस पैटर्न को देख के हमें यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि BPCL का जो करंट अप ट्रेंड है ये भी एक वीक अप ट्रेंड है और यहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स हो सकता है और स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सब कुछ संभावनाओं का खेल है और कोई भी एनालिसिस 100% श्योर नहीं होती, परंतु फिर भी हम ये मान सकते हैं कि एडी इंडिकेटर के द्वारा हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं उनकी एक्यूरेसी 90 से 95% तक होती है। और आप दोस्तों, इस एनालिसिस को अलग अलग चार्ट पे हिस्टोरिकल डाटा के साथ बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या फिर वीक अप ट्रेंड को चार्ट के माध्यम से समझा, उसी प्रकार से हम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या फिर वीक डाउन ट्रेंड को भी चार्ट पे आसानी से वेरीफाई करके देख सकते हैं। परंतु दोस्तों, उनको हम चार्ट पे नहीं समझेंगे, क्योंकि दोस्तों, आई होप जो कॉन्सेप्ट मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा और आप स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या फिर वीक डाउन ट्रेंड को खुद ही अलग अलग चार्ट्स पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप मुझे उन स्टॉक्स के नाम बता सकते हैं जो कि आपने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या फिर वीक डाउन ट्रेंड में वेरीफाई किए हैं, और मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि आपने ये स्टॉक सही आइडेंटिफाई किए हैं या फिर गलत आइडेंटिफाई किए हैं। तो दोस्तों, अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट को जिसको हमने
थियोरेटिकली डिस्कस किया था डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए हमने चार्ट सेलेक्ट किया है डिशमैन कार्बोजेनिक्स का। और इस स्क्रीन पे इस समय डी कैल का चार्ट भी लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब स्टॉक ने 200 प्लस का हाई लगाने के बाद गिरना स्टार्ट किया, यानी कि इस एरिया से इस एरिया तक, उससे पहले स्टॉक ने मार्च 2020 में 50 रुपये का लगभग लो लगाया था और वहां से स्टॉक 200 प्लस के हाई को टच करने के बाद स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यानी कि डाउनफॉल स्टार्ट हो गया 200 प्लस से 100 रुपये के लेवल तक। तो आप देख सकते हैं क्लियरली इस एरिया से इस एरिया तक स्टॉक में हालांकि डाउन ट्रेंड चल रहा था, परंतु यदि हम इसकी एडी लाइन को देखें तो स्टॉक का प्राइस तो नीचे की तरफ जा रहा था, परंतु डी कैल की एडी लाइन यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ जा रही थी। तो दोस्तों आप खुद भी चार्ट को अपने ऐप में जूम करके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ से यहाँ तक जब चार्ट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, उस समय इसकी एडी लाइन में अप ट्रेंड चल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर देखने को मिला और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे मैंने डी कैल में ख़रीदारी की और अपनी पोजीशन 128 से 129 रुपये के आसपास बनाई। और उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ से ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया और इसमें मुझे बम्पर मुनाफा हुआ दोस्तों। और आज की डेट में स्टॉक 190 से 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आप डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके क्लियरली बहुत पहले इस एरिया में ही पता लगा सकते थे कि चूंकि स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है परंतु उसकी एडी लाइन उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, एडी लाइन ऊपर जा रही है, यानी कि स्टॉक का प्राइस आने वाले फ्यूचर में रिवर्स हो सकता है और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये बात हमें डी कैल में इसके एडी इंडिकेटर ने बहुत पहले ही बता दी थी जब स्टॉक में डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इन सभी सिंपल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हमें किसी भी स्टॉक में रिवर्सल होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, बहुत ही पहले पता लग जाता है। तो दोस्तों इन सभी बेसिस के ऊपर हम किसी भी स्टॉक में अच्छी तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। परंतु दोस्तों इन पैरामीटर्स के अलावा भी एडी इंडिकेटर को यूज़ करके स्टॉक्स में अलग अलग तरह से स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, जिसकी चर्चा हम वीडियो के आखिरी में करेंगे। परंतु उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडी इंडिकेटर की क्या लिमिटेशंस हैं और किन कंडीशंस में एडी इंडिकेटर हमें फॉल्स रीडिंग दे सकता है। क्योंकि दोस्तों हमें जो इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस, यानी कि उसकी गलत रीडिंग वो किन कंडीशंस में फ़ेल हो सकता है या गलत रीडिंग दे सकता है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे कि हम उसके फॉल्स रीडिंग देने के कंडीशन में उसमें अपनी पोजीशन बनाने से बच सकें। तो चलिए दोस्तों हम इस बारे में बात करते हैं कि किन कंडीशंस में एडी इंडिकेटर फॉल्स रीडिंग देता है। तो दोस्तों एडी इंडिकेटर किन कंडीशंस में गलत रीडिंग या फिर फॉल्स सिग्नल देता है उसको समझने के लिए हमें एडी इंडिकेटर के फॉर्मूले को समझना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और इस फॉर्मूले को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा अपने पिछले वीडियो में की थी। तो यदि आप इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको पिछला वीडियो जाकर देखना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एडी इंडिकेटर में मनी फ्लो मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए क्लोज माइनस लो माइनस हाई माइनस क्लोज को कैलकुलेट करना पड़ता है और बाद में जिसको हाई माइनस लो से डिवाइड कर दिया जाता है और बाद में इस मनी फ्लो मल्टीप्लायर को पीरियड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके एडी इंडिकेटर का पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से हमें क्लियरली पता चलता है कि एडी इंडिकेटर का पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक के क्लोज लो हाई और इसके वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा
वैल्यू है, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सभी पॉइंट हैं। तो दोस्तों यदि हम ये मान लें कि पिछले कई पीरियड से, यानी कि यदि हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें और ये मान लें कि पिछले 1-2 महीने से यदि कोई स्टॉक 100 रुपये से 125 रुपये के बीच में ट्रेड हो रहा है और यदि आज के दिन स्टॉक 100 रुपये के आसपास क्लोजिंग देता है और मार्केट क्लोज होने के बाद यानी कि 3:30 बजने के बाद शाम के टाइम इसमें कोई बहुत ही बुरी खबर यानी कि बैड न्यूज़ आ जाती है और अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे स्टॉक 10% या फिर 20% गैप डाउन के साथ खुलता है और फिर शाम को मार्केट क्लोज होते होते स्टॉक 10% ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यानी कि स्टॉक पिछले दिन 100 रुपये के आसपास बंद हुआ, अगले दिन 80 रुपये के आसपास खुला और फिर पूरे दिन की ट्रेडिंग होने के बाद स्टॉक ने 90 रुपये के आसपास क्लोजिंग दे दी। तो दोस्तों उस केस में एक्चुअली में तो क्या हुआ, स्टॉक में सेलिंग हुई चूँकि स्टॉक गैप डाउन से खुला था और पूरे दिन की ट्रेडिंग के बाद स्टॉक ने पिछले दिन के कंपैरिजन में यानी कि 100 रुपये के कंपैरिजन में 90 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी, यानी कि पिछले दिन से 10% कम वैल्यू पर ही स्टॉक बंद हुआ। तो इस केस में हमें एडी इंडिकेटर की माइनस में वैल्यू मिलेगी और हमारा एडी इंडिकेटर का पॉइंट नीचे की तरफ जाना चाहिए। परंतु दोस्तों आप फॉर्मूले में क्लियरली देख सकते हैं जैसा कि इसमें क्लोज माइनस लो और हाई माइनस क्लोज किया जाता है। तो इस कंडीशन में चूंकि हमारा स्टॉक ओपन 80 रुपये के आसपास हुआ था और उसने क्लोजिंग अपने ओपन से ऊपर दी, तो उस केस में हमारा एडी इंडिकेटर का पॉइंट गलत कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये हमें लास्ट में यानी कि ट्रेडिंग डे ख़त्म होते होते पॉजिटिव में वैल्यू देगा। परंतु चूंकि स्टॉक में एक्चुअली में सेलिंग हुई है, परंतु गैप डाउन होने के कंडीशन में हमारा जो एडी इंडिकेटर है वो पॉजिटिव में कैलकुलेट होगा और दिन के अंत में इसकी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जाएगी, जबकि इसे असल में नीचे की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दी है और पूरे दिन के ट्रेडिंग के बाद चूंकि स्टॉक ने ओपनिंग की अपेक्षा यानी कि 80 रुपये के आसपास ओपन होने के बाद 90 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी है, तो इसमें क्लोज माइनस लो और हाई माइनस क्लोज किया जाता है। तो उस कंडीशन में स्टॉक में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंडीशन में जब भी मार्केट गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होगी, उस कंडीशन में एडी इंडिकेटर की कैलकुलेशंस फेल हो जाती हैं और यहाँ पर ये इंडिकेटर हमें फॉल्स सिग्नल देने लगता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि किन कंडीशंस में एडी इंडिकेटर हमें फॉल्स सिग्नल देता है। क्योंकि दोस्तों एडी इंडिकेटर एक पीरियड से दूसरे पीरियड में होने वाले प्राइस चेंजेस को फैक्टर इन नहीं करता है और ये केवल करंट पीरियड में होने वाले प्राइस चेंजेस को ही फैक्टर इन करता है। तो गैप अप और गैप डाउन होने की कंडीशंस में इसकी रीडिंग में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप तुरंत और क्लियरली पता लगा सकते हैं कि स्टॉक का करंट ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है और उसमें रिवर्सल की कितनी संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी आप पता लगा सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड नियर फ्यूचर में रिवर्स हो सकता है या फिर नहीं और उसमें रिवर्सल के कितने चांसेस हैं और उसके बेसिस पर आप किसी भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जो चीज़ें या जो बातें मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गई होंगी और यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गए हों तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है इसकी चर्चा हम इस सीरीज के 3rd वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप तुरंत से वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इस सीरीज का जो 3rd वीडियो आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसको देख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे को बटन को दबाकर ऑल बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।